नमस्कार। एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और मेरा नाम है मणि और यहाँ पे हम लोग DSSP TGT मैथ्स के सिलेबस को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने सीक्वेंस के टोटल 4 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा लास्ट और 5वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग जो पॉइंट आपके लिखे हैं ये 3 पॉइंट को कवर करेंगे, जो कि बच गया था लिमिट पॉइंट, सब सीक्वेंस और कॉची सीक्वेंस। आज इसको पढ़कर हम लोग तुरंत सीक्वेंस को समाप्त करके लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को अगले दिन शुरू करेंगे। अगर आपने डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो कृपया करके पुराने लेक्चरों को एक बार देख लें और सीक्वेंस को सीक्वेंस में देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है सीक्वेंस। और आपको अगर वो सारे प्लेलिस्ट चाहिए DSSP TGT मैथ्स का, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। चलिए तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट है लिमिट पॉइंट होता क्या है। तो व्हाट इज द लिमिट पॉइंट? लिमिट पॉइंट होता क्या है, आइए इसके बारे में देख लिया जाए। तो ध्यान से देखिए लिमिट पॉइंट होता क्या है। हमने लिया लेट ए एन बी अ सीक्वेंस, कोई हमारा ए एन है वो क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है, ऑफ रियल नंबर का, एंड एल बिलोंग्स टू आर, एल जो है आर में है, तो एल जो होगा वो लिमिट पॉइंट कहलाएगा, किसका, एन का, ए एन का। कब कब कहलाएगा? इफ नेबरहुड ऑफ एल कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस ए एन। मतलब क्या कह रहा है कि एल जो होगा वो लिमिट पॉइंट होगा जब एल के नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर्स जो होंगे उस सीक्वेंस के टर्म जो हैं वो क्या हो, कंटेन हो। बात समझ में आए? सेम डिफिनेशन आपकी लिमिट की थी, लिमिट की भी इसी तरह की डिफिनेशन कुछ आपने पढ़ा होगा, लेकिन लिमिट और लिमिट पॉइंट में जमीन आसमान का अंतर होता है। चलिए दूसरी डिफिनेशन, इसका मतलब ये हुआ कि ए एन जो होगा वो आर्बिट्री क्लोज होगा किससे भैया, एल पर, फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एन। जो ए एन होगा वो हमेशा टेंड करेगा कहाँ पे, एल की तरफ। किस एन के लिए? तो इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एन, एन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए एन जो होगा वो क्लोज होगा किसके, एल के। दूसरा डिफिनेशन, ये सेम डिफिनेशन है कि एल अगर लिमिट पॉइंट है एन का, इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एन जो होगा वो किस में बिलोंग करेगा, एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन के ओपन इंटरवल में, फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एन। मतलब क्या हुआ कि एन के मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ठीक है, एन के मैक्सिमम वैल्यू के लिए ए एन जो होगा वो उसकी वैल्यू एल के आसपास ही होगी, एल के आसपास ही होगी, यही बात कही जा रही है, ठीक है, कही जा रही है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, ठीक है। जैसे देखिए लिमिट पॉइंट ऑफ 1/n, तो 1/n को अगर आप सीक्वेंस में लिखोगे तो 1 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर 1/3 आएगा, एंड सो ऑन, आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि इसकी लिमिट पॉइंट क्या होगी, तो ये जो है कहाँ क्लोज हो रहा है, तो n के इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए ये क्लोज हो रहा है किधर, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, 1 से ये जीरो की तरफ जा रहा है, तो इसकी लिमिट पॉइंट क्या होगी, जीरो होगी। लिमिट पॉइंट ऑफ -1 के पावर n, तो इसका अगर सीक्वेंस में लिखूं तो पहला होगा -1, दूसरा होगा 1, फिर होगा -1, फिर होगा 1, एंड सो ऑन, ठीक है, इसी तरह होगा। अब ध्यान से देखिए, इनफाइनाइट टाइम्स n के लिए इस सीक्वेंस की दो वैल्यू आ रही है, -1 और 1, तो इसके जो लिमिट पॉइंट होंगे वो कौन होंगे, -1 और 1। सिमिलरली इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, तो इसका लिमिट पॉइंट होगा भैया 1। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी कि लिमिट पॉइंट होता क्या है। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ सर, अब देखो ध्यान से, कर अ नोट, इफ रियल नंबर अपीयर्स इन सीक्वेंस इनफाइनाइट मेनी टाइम्स देन इट इज अ लिमिट पॉइंट बट नॉट कन्वर्सली। जैसे मानो इसका एक एग्जांपल ले लिया, मैंने एक सीक्वेंस लिया ए एन, और ए एन बराबर हमने लिया 0, 2, 0, 4, 0, 0, 3 एंड सो ऑन, इस तरह कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो जीरो होगा वो आप देख रहे हो इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, तो जीरो जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा एलपी। जीरो क्या होगा बच्चे, लिमिट पॉइंट होगा। बट ये कन्वर्सली नहीं है। कन्वर्सली का मतलब ये है कि अगर अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कुछ है तो वो उस सीक्वेंस में इनफाइनाइट टाइम्स आए, ये ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए एग्जांपल ए एन बराबर आप ले सकते हो -1/n। और ध्यान से देखो, -1/n की लिमिट पॉइंट तो होती है जीरो, बट n के
किसी भी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि भाई ये आएगा 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। ये 0 की तरफ तो जाएगा लेकिन एग्जैक्ट 0 वैल्यू नहीं आएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, बात समझ में आ रहा है। तो ये मतलब आपके इसको समझ लीजिएगा। क्या कह रहा है कि इफ रियल नंबर अपीयर्स इन सीक्वेंस इनफाइनाइट मेनी टाइम्स, अगर वो कई बार आता है तो वो लिमिट पॉइंट होगा, बट ये कन्वर्सली नहीं होगा। कन्वर्सली का मतलब ये कि अगर कोई लिमिट पॉइंट है तो जरूरी नहीं है वो सीक्वेंस में इनफाइनाइट टाइम्स आए। ये बात को, मुद्दे को समझ लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ा जाए। नोट 2 कह रहा है an इक्वल टू सी, अगर कोई भी कांस्टेंट सीक्वेंस है तो उसका एलपी क्या होगा भैया? लिमिट पॉइंट जो होगा वो सी होगा। क्यों? क्योंकि सी लगातार आएगा तो लिमिट पॉइंट भी क्या होगा बच्चे? सी होगा। चलिए आगे बढ़े। अगला बोल जानो वियरस्ट्रास थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसका आप लोग क्या याद रखेंगे? क्या याद रखेंगे? स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट कहता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। क्या कर रहा है कि अगर कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके पास क्या होगा? लिमिट पॉइंट होगा। ये बात आप अच्छे से बैठा लेंगे, ठीक है? बैठा लेंगे, हाँ सर। लेकिन ये कन्वर्सली ट्रू नहीं है। कन्वर्सली नहीं है। कन्वर्सली का मतलब क्या है भैया? कि अगर कोई लिमिट पॉइंट है तो जरूर नहीं है कि वो बाउंडेड हो। अगर किसी के पास लिमिट पॉइंट है तो जरूर नहीं है कि वो बाउंडेड हो। तो ये बात भी अपने दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है? ये कन्वर्सली ट्रू नहीं होता है, ठीक है? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। अगला नोट कर रहा है कि इफ एल इज द लिमिट देन इट इज ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन। क्या कर रहा है कि अगर किसी भी सीक्वेंस की लिमिट एन है, एन सीक्वेंस है और इसकी लिमिट जो है, लिमिट, अब लिमिट पॉइंट नहीं कर रहा हूं मैं, लिमिट है एल। तो अगर लिमिट एल है तो एल ही केवल जो होगा वो लिमिट पॉइंट होगा। और ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। तो एल इज द ओनली लिमिट पॉइंट। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे। यानी किसी सीक्वेंस की अगर लिमिट है तो उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, केवल एक ही लिमिट पॉइंट होगा। और किसी सीक्वेंस के पास अगर दो लिमिट पॉइंट हैं तो भाई साहब उसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। यही बात कही गई है, ठीक है? और नोट 2 में यही बात कही गई है कि इफ एन हैज मोर देन वन लिमिट पॉइंट दैट इट हैज नो लिमिट। मतलब क्या? अगर एन के पास दो लिमिट है, लिमिट पॉइंट है, तो उसका जो होगा नो लिमिट, मतलब उसके पास लिमिट नहीं होगा, जो मैंने समझाया, ठीक है? ये बात आप दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है? बात समझ में आ गई होगी? हाँ सर, ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आई। आगे बढ़े। हाँ सर। अगला, तो ये था हमारा क्या? लिमिट पॉइंट, जिसको आप लोगों ने देख लिया। अब आइए देखते हैं हम लोग सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस होता क्या है? करा लेट एन हमारे पास कोई सीक्वेंस है, A1 A2 A3 सो ऑन एन, कोई सीक्वेंस है। तो देन अ सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस whose terms are chosen from the original sequence in the same order as in the original sequence। क्या कर रहा है समझिए जरा। मानो हमारे पास कोई एन सीक्वेंस था और एन बराबर हमारे पास क्या है? A1 A2, ठीक है, A3, ठीक है, और सो ऑन एन तक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसके सब सीक्वेंस की बात लिखूं, जैसे मानो मैंने लिखा कोई सब सीक्वेंस, मैं इसका ले रहा हूं। एक मैंने लिया जैसे मानो A1 A3, ठीक है, A4, ठीक, और A6 एंड सो ऑन। मानो ऐसे मैंने लिया, ठीक है? अब क्या हो, ये क्या सब सीक्वेंस होगा? हाँ सर, ये सब सीक्वेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल सीक्वेंस से लिया गया है और सेम ऑर्डर में है। A1 के बाद A3 है, फिर A4 है, A6 है। क्लियर है? इसी तरह मैं ले लूँ सीक्वेंस A2 A4 A6, ठीक है, A8, तो ये क्या सब सीक्वेंस होगा? हाँ सर, ये भी सब सीक्वेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये भी ओरिजिनल सीक्वेंस से लिया गया है और सेम ऑर्डर में है। A2 के बाद A4 है, फिर A6 है, फिर A8 है। क्लियर है? बट लेकिन मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जो हमारा सीक्वेंस मान लिया मैंने A1 A3 A7 A4, ठीक है, A5 और सो ऑन। क्या ये सब सीक्वेंस होगा? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, ये सब सीक्वेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई साहब? क्योंकि ये लिया तो गया है ओरिजिनल सीक्वेंस से, बट आर्डर इसका सेम नहीं है। A1 के बाद तो A3 आया, क्लियर है, लेकिन A3 के बाद A7 आया, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। बट A7 के बाद A4 आ गया, ये दिक्कत वाली बात है, ठीक है? A7 के बाद क्या आ गया? A4 आ गया, ये दिक्कत की बात है। इसलिए क्या हुआ, ये सब सीक्वेंस नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल लिया जाए, मैंने लिया मानो A1 A1 A2 A3 A3 एंड सो ऑन। अब पूछे कोई क्या सब सीक्वेंस है उस सीक्वेंस का? नहीं सर, ये भी सब सीक्वेंस नहीं होगा। आर्डर में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर ये एक A1 जो है एक से अधिक आ गया, A3 भी एक से अधिक आ गया, तो ये A1 A2 क्या हुआ? A1 A3 रिपीट हो गया, जबकि उस सीक्वेंस में हमारा रिपीटेशन कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ये क्या होगा? ये भी सब सीक्वेंस नहीं होगा। ये भी जो होगा
वो सब सीक्वेंस नहीं होगा। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी कि सब सीक्वेंस होता क्या है। क्लियर है? अब इसका हम लोग एक मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में जो उसका डिफिनेशन होता है उसको देखते हैं। तो देखिए ये है वो डिफिनेशन, ध्यान से समझेंगे। चलो, लेट एनके बी अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। एनके जो होना चाहिए इंक्रीज करता हुआ सीक्वेंस होना चाहिए। किसका होना चाहिए? नेचुरल नंबर का। एंड ए एन बी अ एनी सीक्वेंस, देन ए एन के इज कॉल्ड सबसीक्वेंस ऑफ ए एन। जो हमारा ए एन के होगा वो क्या कहलाएगा? सब सीक्वेंस ऑफ ए एन कहलाएगा। यहाँ ध्यान से रखेंगे कि ए एन के जो होना चाहिए वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। किसका? नेचुरल नंबर का। और ए एन कोई अगर सीक्वेंस है तो देन ए एन के जो होगा वो क्या कहलाएगा? सब सीक्वेंस ऑफ ए एन कहलाएगा। बात समझते हैं। मानो हमने एक लिया एफ सच दैट एन टू एन, एक सीक्वेंस था, एफ ऑफ के बराबर एन के था। तो एन के बराबर मैंने लिया 2k, ठीक है। एन के बराबर लिया मैंने 2k, और 2k जो है देखो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्यों? 2k बराबर 1 रखोगे क्योंकि k नेचुरल नंबर में होगा, तो 2, फिर 2 रखोगे तो 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8। तो ये क्या है? इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। 2k माइनस 1 भी चेक कर लो, 1, फिर होगा 3, अरे भाई 1 रखोगे 2 माइनस 1 1, 2 रखोगे तो 3, और 5, फिर आएगा 7 एंड सो ऑन। ये भी क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो जो A2 होगा यानी A2, A4, A6, A8, ये क्या होगा? ये जो होगा मेरे लाल, ये क्या होगा? ये सबसीक्वेंस होगा किसका? AN का। दिस इज द सबसीक्वेंस ऑफ AN। बात समझ में आया? हाँ सर। और सिमिलरली जो हमारा A1, A3, A5, A7, ये जो होगा ये भी सब सीक्वेंस होगा किसका बच्चे? सीक्वेंस AN का। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। ये क्या है? मैथमेटिक्स की भाषा में आपका डिफिनीशन था। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये बात हम लोग को बिल्कुल समझ में आई है जो आपने सब सीक्वेंस के बारे में बताया। चलो आगे बढ़ा जाए। अगला हमारा है कंप्लीमेंट्री सबसीक्वेंस। तो देखिए कंप्लीमेंट्री सबसीक्वेंस होता क्या है, ठीक। कह रहा है कि हमने दो सबसीक्वेंस लिया, एक लिया लेट ए एन के एंड ए एन के डैश बी टू सबसीक्वेंस ऑफ ए एन सच दैट T1 बराबर है एन के, जहां पर के बिलोंग कर रहा है किसमें बच्चे? नेचुरल नंबर में, एंड T2 बराबर है एन के डैश, जहां के बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। तो एंड इफ T1 इंटरसेक्शन T2 बराबर 5 आ जाए, मतलब इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, एंड T1 यूनियन T2 करूं, इन दोनों का मैं यूनियन लूं तो पूरा पूरा नेचुरल नंबर आ जाए, तो देन जो ए एन के और ए एन के डैश होगा वो क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट्री सबसीक्वेंस। ये क्या कहलाएंगे? कंप्लीमेंट्री सबसीक्वेंस। बात समझ में होंगे? फिर एक बार देखेंगे। लेट ए एन के एंड ए एन के डैश बी अ टू सबसीक्वेंस ऑफ ए एन। किस तरह से कि T1 में एन के हो, एन के जहां पर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और T2 में एन के डैश हो जहां के बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। तो T1 इंटरसेक्शन T2 में क्या आ जाए बच्चे? 5 आ जाए, यानी कोई भी कॉमन ना हो T1 और T2 में, कोई भी एक एलिमेंट कॉमन ना हो, एंड T1 यूनियन T2 करें तो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर आ जाए, तो देन ए एन के और ए एन के डैश जो होगा वो क्या कहलाएंगे? कंप्लीमेंट्री सबसीक्वेंस कहलाएंगे। आपस में वो क्या होंगे? कंप्लीमेंट्री होंगे। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। हमने लिया ए एन बी ए सबसीक्वेंस एंड A2k एंड A2k माइनस बी ए टू सबसीक्वेंस। तो एन के में क्या आ रहा है? 2k। तो 2k में कौन कौन आएंगे भाई साहब? आएंगे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। सिमिलरली 2k माइनस 1 में कौन आएगा अगर नेचुरल नंबर में? तो 1, 3, फिर आएगा बच्चे 5, फिर आएगा 7 एंड सो ऑन। क्लियर है? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर आप T1 T2 का अगर आप इंटरसेक्शन लो, तो T1 इंटरसेक्शन आपने T2 लिया, ध्यान से देखिए। तो T1 इंटरसेक्शन जब T2 करोगे आप, तो देखो कोई चीज कॉमन है? नहीं सर कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो ये आया कितना? 5। और अगर आप T1 यूनियन T2 करोगे, T1 यूनियन T2 करोगे तो क्या आएगा? तो T1 यूनियन T2 करोगे तो आएगा 1, 2, पूरा पूरा नेचुरल नंबर आ रहा है। हाँ सर आ रहा है, आ रहा है। तो जो हमारा A2k सीक्वेंस A2k एंड सीक्वेंस A2k माइनस 1, ये क्या होगा? ये होंगे कंप्लीमेंट्री सबसीक्वेंस। यानी कह सकता मैं कि A2, A4, A6 और सो ऑन, और A1, ठीक है, A3, A5 एंड सो ऑन, ये क्या होंगे? आपस में कंप्लीमेंट्री सबसीक्वेंस होंगे, कंप्लीमेंट्री सबसीक्वेंस होंगे। बात समझ में आई होगी। हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से कंप्लीमेंट्री सबसीक्वेंस के बारे में बता दिया। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़िए। अगला देखो रिमार्क। ये रिमार्क जो है ये समझ जाइए आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल रखेंगे, क्योंकि ये रिमार्क से ही आपको G++ भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए ध्यान से रिमार्क। पहला रिमार्क देखिए, कह रहा है इफ़ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट,
अगर कोई सीक्वेंस क्या बच्चे कन्वर्जेंट है एंड कन्वर्ज टू एल, अगर कहाँ कन्वर्ज कर रहा है बच्चे एल पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इसके जो इट्स एवरी सब सीक्वेंस विल बी कन्वर्जेंट एंड कन्वर्ज टू एल। बात समझेंगे, अगर कोई सीक्वेंस है और वो कन्वर्ज कर रहा है एल पे, किस पे कन्वर्ज कर रहा है बच्चे किसी एल पे, तो उसके जितने भी सब सीक्वेंस होंगे वो भी कहाँ कन्वर्ज करेगा, वो भी उसी एल पे कन्वर्ज करेगा। यही बात पहला लिखा गया है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, बहुत वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगला बड़ा देखा जाए, बहुत अच्छा पॉइंट है। अगला कह रहा इफ टू कंप्लीमेंट्री सबसीक्वेंस ऑफ ए एन कन्वर्ज टू सेम लिमिट, अगर दो कंप्लीमेंट्री सब सीक्वेंस है ए एन के और कन्वर्ज कर रहे हैं किस पे सेम लिमिट पे, देन ए एन इज कन्वर्जेंट एंड ए एन कन्वर्ज टू सेम लिमिट। क्या मतलब है कि अगर दो सब सीक्वेंस है ए एन के, ठीक है, और वो कन्वर्ज कर रहा है एक ही लिमिट पे, सेम लिमिट पे, मानो एल पे कन्वर्ज कर रहा है, तो जो पूरा का पूरा सीक्वेंस होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा और कहाँ कन्वर्ज करेगा, उसी सेम लिमिट पे। ये बात दिमाग में बैठा लेंगे, ये बात दिमाग में बैठा लेंगे। यानी किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना है तो उसके दो सब सीक्वेंस बनाइए, और दोनों सब सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट हो रहे हैं तो सिंपल सी बात है और सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इस पे हम लोग क्वेश्चन भी लगाएंगे। आगे बढ़ा जाए, कह रहा है एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ सब सीक्वेंस इज आल्सो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। कह रहा है जो भी लिमिट पॉइंट होंगे सब सीक्वेंस के, वो क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा, इज आल्सो अ लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस बट नॉट कन्वर्सली। मतलब क्या, सीक्वेंस सब सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा, बट सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट सब सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो ये जरूरी नहीं है। एग्जांपल आप देख लो ध्यान से, अगर मैं एग्जांपल लूँ, आगे जगह खाली है, चलो मैं यहाँ देख दो, ध्यान से देखो, मैंने मानो एग्जांपल लिया है सीक्वेंस ए एन बराबर -1 के पावर एन, तो इसके जो सीक्वेंस बनेंगे वो बनेगा -1 1 फिर -1 और 1 सो वन बनेगा। हाँ सर बनेगा। और इसका लिमिट पॉइंट एल पी क्या होगा, तो एल पी होगा -1 और 1। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा, -1 और 1 होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब मैं यहाँ पे लिया सब सीक्वेंस एक लिया मैंने A2 के का मतलब जो A2 हो, तो A2 क्या आएगा 1, A4 कितना आएगा 1, तो इसमें आएगा 1 1 1। ठीक है, और A2 के माइनस में एक ले लिया तो वो आएगा कितना बच्चे, -1 -1 -1। अब देखो इसकी एलपी जो होगी, लिमिट पॉइंट आपको दिख रही है, वो होगी 1, और इसकी एलपी होगी कितनी होगी, -1। अब ध्यान से देखो, सब सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट है, ठीक है, वो है यहाँ पे 1। ठीक है, तो देखो वो लिमिट पॉइंट किसका है बच्चे, वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। इस सब सीक्वेंस का A2 के -1 सब सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या है, -1। तो ध्यान से देखिए वो भी लिमिट पॉइंट है किसका, सीक्वेंस का। लेकिन लेकिन यही बात कन्वर्सली नहीं ट्रू है कि अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट -1 और 1 है तो जरूरी नहीं है कि वो सब सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट हो। भाई साहब इसका लिमिट पॉइंट 1 है लेकिन -1 तो नहीं है ना, ठीक, इसका -1 है लेकिन 1 तो नहीं है। यही बात कहा जा रहा है, यही बात कहा जा रहा है। आशा करते हैं कि ये पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर, अगला अगला कह रहा है कि इफ अ सबसीक्वेंस हैज अ लिमिट, अगर सभी किसी सबसीक्वेंस के पास लिमिट है, देन दैट विल बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन। अगर सभी किसी सबसीक्वेंस के पास लिमिट है तो वो लिमिट पॉइंट होगा किसका, ए एन का। ऊपर वाला ही एग्जांपल देख लो, इस सबसीक्वेंस की लिमिट क्या थी 1, तो इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं 1 सीक्वेंस का। हाँ सर, इस सब सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट लिमिट थी -1, इसकी लिमिट क्या होगी भाई -1 और लिमिट पॉइंट भी -1 होगी, तो लिमिट इसकी -1 है। और देखो ध्यान से ये किसका लिमिट है, लिमिट पॉइंट है, तो भाई सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। यही बात लिखा गया है, ठीक क्लियर है? हाँ सर। अब अगला कर अ सीक्वेंस हैज नो लिमिट पॉइंट इफ सीक्वेंस हैज नो कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस के पास अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब हुआ, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस 6 नंबर पॉइंट, तो इसका मतलब हुआ कि ये कब होगा, जब सीक्वेंस सब सीक्वेंस कोई भी सब सीक्वेंस हो वो कन्वर्जेंट ना हो। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर बात समझ में आया। यानी अगर किसी सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट होता तो ये तो क्लियर है कि उसके कोई ना कोई सब सीक्वेंस होंगे वो कन्वर्जेंट होंगे, ये आगे लिखेगा भी। बट अगर किसी सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट नहीं है, हैज नो लिमिट पॉइंट, किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब यही क्लियर है कि उसका जो सीक्वेंस है उसके पास कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस सब सीक्वेंस नहीं है। तो क्या लिखा है, सीक्वेंस हैज नो लिमिट पॉइंट इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस हैज नो कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। इसको दिमाग में आप बैठा लें, दिमाग में बैठा लीजिए, अच्छे से बैठा लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन 7 पॉइंट कह रहा है इफ सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, अगर सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है,
क्लियर है? देन इट हैज अ सबसीक्वेंस विच कन्वर्ट्स टू दैट लिमिट पॉइंट। अगर भी किसी सबसीक्वेंस के पास अगर लिमिट पॉइंट है तो कोई ना कोई एक सबसीक्वेंस जरूर मिलेगा जो कहाँ कन्वर्ट करेगा बच्चे, लिमिट पॉइंट पे। देख लो ध्यान से, तो सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट था 1 और -1, तो देखो यहाँ पर दोनों मिल गए सब सीक्वेंस जो कहाँ कन्वर्ट कर रहा है बच्चा, ये 1 पे और ये -1 पे। यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि अगर किसी सीक्वेंस के पास हैज लिमिट पॉइंट, इट हैज सब सीक्वेंस विच कन्वर्ट्स टू दैट लिमिट पॉइंट। अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अगला पॉइंट, एवरी सीक्वेंस इज सबसीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ। अगर कोई भी सीक्वेंस है तो वो खुद का ही सबसीक्वेंस होता है। ये तो क्लियर है। नौवां देखिए, कह रहा है कि इफ ए एन डाइवर्स टू इन्फिनिटी, अगर ए एन डाइवर्स कर रहा है इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी में, इसका मतलब हुआ कि एवरी सबसीक्वेंस डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। जिस तरह कन्वर्जेंट का था इसी तरह इसका होगा। फिर 10वां, एवरी सीक्वेंस कंटेन अ मोनोटोनिक सबसीक्वेंस। अगर कोई भी सीक्वेंस है तो कंटेन करेगा क्या, मोनोटोनिक सबसीक्वेंस कंटेन करेगा। ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, कोई भी सबसीक्वेंस हो, वो मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है तब भी उसके पास मोनोटोनिक सबसीक्वेंस होगा। अगर एग्जांपल लेना है तो आप देखिए ध्यान से, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यही वाला एग्जाम्पल आप देखो, ये ए एन है ना, ए एन बराबर क्या था, -1 1 -1 1। आप देखो ध्यान से, मोनोटोनिक ही नहीं है। मोनोटोनिक का मतलब ना इंक्रीज कर रहा ना डिक्रीज, एक बार -1 आ रहा 1 आ रहा, -1 आ रहा 1 आ रहा। बट इसके सबसिक्वेंस को जरा देखो, ये 1 1 1 1 कांस्टेंट आया तो भाई मोनोटोनिक होगा। ये क्लियर है। यहाँ भी -1 आया तो मोनोटोनिक होगा। यही बात लिखा गया है, यही बात लिखा गया यहाँ पे, एवरी सबसीक्वेंस कंटेन अ मोनोटोनिक सबसीक्वेंस। इसका भी एक और एग्जांपल आगे मैं दूंगा। अगला, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस कंटेन अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। अगर कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है, ये उसी लिमिट पॉइंट से ही हो गया। वही पॉइंट लिखा है, दिमाग हो तो वही लिखा गया है, बस उसको और आपको इस तरह लिख दिया गया कि एग्जाम में डायरेक्ट आए तो आप कर चले जाए। ठीक है, तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस है कंटेन अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके पास क्या होगा, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होगा। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर, चलिए देखिए ना, अब देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन है, ये CSR नेट का क्वेश्चन है ना, और आसान है, थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है एक्सन बराबर √1 √-1 √2 √-2 एंड दिस। आपको एक्शन दिख रहा होगा, एक सीक्वेंस दिया है। एंड इफ yn बराबर x1 + x2 + xn अपॉन n फॉर ऑल n बिलोंग्स नेचुरल नंबर, देन yn क्या होगा। तो आपको इस जो ये सीक्वेंस बनेगा yn वाला, ये बताना है वो मोनोटोनिक होगा, नॉट बाउंडेड होगा, कन्वर्जेंट होगा, बाउंडेड होगा बट नॉट कन्वर्जेंट होगा। तो चलिए देखिए ध्यान से, अगर मैं y1 लिखूं, अगर मैं y1 लिखूं तो y1 बराबर क्या होगा, x1 अपॉन n। x1 की वैल्यू कितनी है बच्चे, √1, तो √1/1 दैट इज √1 ही आएगा। अगर मैं y2 लिखूं तो y2 का मतलब क्या होगा बच्चे, y1 + y2 अपॉन कितना होगा, 2। यही होगा, सॉरी, x1 + x2 अपॉन 2। ठीक, ये होगा x1 + x2 अपॉन 2। x1 कितना है बच्चे, √1 और रूट प्लस -√1 है अपॉन 2 दैट इज ये आएगा 0। इसी तरह अगर आप y3 लिखोगे तो y3 कितना आएगा, तो y3 होता है y1 + y2, सॉरी x1 क्या है यार, x1 + x2, तो x1 + x2 + x3 बाई कितना होगा बच्चे, 3 होगा। और ध्यान से देखो तो ये होगा x1 + x2 करोगे तो √0 होगा, 0 + 3 तो होगा √2, तो होगा √2/3। ठीक, इसी तरह y4 निकाल लो तो y4 आप निकाल लेना, ये भी आएगा कितना, 0 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, y4 भी 0 आएगा। इसी तरह y5 कितना होगा, तो y5 हमारे पास आएगा कितना, तो y5 आएगा √3/5, तो √3/5। ठीक है, ये आया। अब देखो ध्यान से, मैंने y1 y2 y3 y4 y5 इस तरह कुछ निकाल लिया। सिमिलरली y6 0 आएगा। ठीक है, ये भी देख लेंगे आप। तो आगे बढ़ें, देखिए ध्यान से, तो मैं जो हमारा सीक्वेंस बना, जो सीक्वेंस yn बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा y1 कामा y2 कामा y3 कामा y4 कामा y5 एंड सो ऑन। ठीक, ये बना। तो y1 हमारे पास आया है कितना, तो y1 देखो, तो y1 हमारे पास आया है √1। ठीक है, यही आया √1, हाँ सर √1 आया है। फिर आया है कितना, 0, तो आएगा 0। फिर आया है √2/3, शायद यही आया, तो आया √2/3, हाँ सर आया है। फिर आया है y4 0, तो 0, और फिर आया √3/5, और फिर आया है 0, और इसी तरह आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, एक सबसीक्वेंस इसका लिया y2n,
ले लिया जी सर, ले सकते हैं। तो y2n में देखो कौन कौन आएंगे भाई, n बराबर 1 2 4 6 8 वाला आएंगे। तो 2 कितना है 0, 4 कितना है, चौथा टर्म 0, छठवां टर्म भी क्या है 0, तो ये सारे कितना है 0 है। क्लियर है? हाँ सर। इसी तरह मैं अगर y2n-1 लूंगा तो वो क्या आएगा, तो वो आएगा सीक्वेंस 1/√1 का मतलब 1 कामा √2/3 भाई पहला, फिर तीसरा, फिर पांचवा, पांचवा आएगा √3/5 और फिर इसी तरह आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, तो ये कन्वर्ज कर रहा है 0 पे। ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है बच्चे, कन्वर्जेंट टू 0। तो ये कन्वर्ज कर रहा है कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट टू 0। ठीक है जी सर, कोई दिक्कत नहीं। और ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, ये भी कन्वर्ज कर रहा है बच्चे किस पे, कन्वर्जेंट टू 0। अरे भाई देख लो कर रहा है कि नहीं, 1 से किधर किधर चल रहा है, 1 से और छोटा होता 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 चला जा रहा है, यानी कहाँ जाएगा 0 की तरफ जाएगा। तो ये दोनों जो है क्या है, कन्वर्जेंट है 0 पे। तो मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कुछ ही देर पहले, वो पॉइंट सब सीक्वेंस मैंने क्या लिखवाया था, देखिए ध्यान से क्या लिखवाया था कि इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस ऑफ एन कन्वर्ज टू सेम लिमिट, अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस है कन्वर्ज करा सेम लिमिट पे, तो देन एन भी कन्वर्जेंट करेगा उसी लिमिट पे। यही बात लिखवाई गई है, हाँ सर लिखवाई गई है। तो बस इसी का हम लोगों ने यहाँ पर यूज कर लिया कि ये भी कॉम्प्लीमेंट्री, ये और ये दोनों आपस के सीरियस हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस है y2n और y2n-1, ये आपको पता है। और दोनों कहाँ कन्वर्ज कर रहे हैं बच्चे, 0 पे। इसका मतलब जो हुआ कि जो हमारा ये सीक्वेंस आएगा yn, जो हमारा ये सीक्वेंस आया yn, ये भी कहाँ कन्वर्ज करेगा बच्चे, ये भी कन्वर्ज करेगा कन्वर्ज टू 0। कहाँ कन्वर्ज करेगा 0 पे। तो ऑप्शन देख लो, मोनोटोनिक, तो भाई क्या मोनोटोनिक है yn, तो भाई मोनोटोनिक तो नहीं है, √1 के बाद 0, √3 के बाद 0, तो मोनोटोनिक तो नहीं है। ये आपको दिख गया, हाँ सर मोनोटोनिक नहीं है। नॉट बाउंडेड, भाई बाउंडेड है, उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो कट गया। कन्वर्जेंट, ये तो है ही। फिर कह रहा है बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, एक पॉइंट यहाँ पर और समझा दूँ। अब देखो ये सीक्वेंस जो था वो मोनोटोनिक नहीं था भाई, ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, तो ये मोनोटोनिक तो है नहीं। ठीक है, मोनोटोनिक है नहीं। बट इसके सब सीक्वेंस को ध्यान से देखिए, ये कांस्टेंट आ रहा है, तो ये तो मोनोटोनिक है, आपको पता ही है, क्योंकि मैंने बताया था कांस्टेंट सीक्वेंस हमेशा मोनोटोनिक होता है। बट यहाँ देखो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। देखो भैया है कि नहीं। तो जो हमारा एक पॉइंट था क्या कि एवरी सीक्वेंस हैज मोनोटोनिक सब सीक्वेंस, वो देखो यहाँ पे हो गया कि भाई ये मोनोटोनिक है नहीं, लेकिन भाई साहब मोनोटोनिक सब सीक्वेंस हमको मिल गया। तो आशा करते हैं इतनी बातें जो मैंने बताई सब सीक्वेंस को लेकर, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं, वो आपको समझ में आई होगी और आप इसको कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो अगला हमारे पास है कॉची सब सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस। चलो, तो अगला हमारे पास कॉची सीक्वेंस। कॉची सीक्वेंस होता क्या है, ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लो, और जो डिफिनीशन है ना उसको दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि डायरेक्ट पूछ देता है। करा सीक्वेंस एन इज सेड टू बी कॉची सीक्वेंस इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यहाँ पे हाउ एवर स्मॉल भी होगा, इस मतलब एप्सिलॉन जितना भी छोटा हो जाए। देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू z डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट मॉड an माइनस am जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन हो। ठीक है, मॉड an माइनस am जो हो क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन हो, जहां पर फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू m हो। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, क्या अगर कोई सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है तो अगर कोई सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है तो हमें सारे सारे एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा m मिलेगा, किस तरह मिलेगा कि मॉड an माइनस am जो हो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, जहां पर सारे के सारे n क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू m हो। यही बात पता है जी सर, आपको कुछ याद आ रहा है। और ये जो लिखा है ना, ये भाई साहब जो यहाँ पे ऐसे लिख दिया है मैंने ना, इसको तो पूरा दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ लेगा। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इसको भाई साहब आप दिमाग में जरूर बैठा लीजिएगा, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। तो कोई सीक्वेंस एन सेट टू बी कॉची सीक्वेंस इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू z डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट मॉड an माइनस m इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये m हो गया, हाँ सर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे डिफिनेशन देखेंगे। ठीक, अ सीक्वेंस एन, यहाँ पे m बिलोंग्स टू n ही होगा। चलो अब देखो ध्यान से, कह रहा अ सीक्वेंस एन इज सेट टू बी कॉची सीक्वेंस, अगर एक सीक्वेंस एन जो होगा वो क्या होगा, सेट टू बी कॉची सीक्वेंस कहलाएगा। सेम डिफिनेशन है, इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर
जो कहाँ डिपेंड करेगा बच्चे, एप्सिलॉन पे, सच दैट मॉड am प्लस p माइनस an करें तो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, जहां पर n जो होगा नेचुरल नंबर होगा और p जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, बस वही बात है कि आपको पहला सीक्वेंस जो लेना है वो बड़ा लेना है, मतलब बड़े टर्म वाले, उसके बाद जो सीक्वेंस लेना है वो लेना है छोटे टर्म वाले, और घटाइए और वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। ठीक है, सारे एप्सिलॉन के लिए। अगर ऐसा आ रहा है तो कॉची होगा, अगर नहीं आ रहा है तो कॉची नहीं है। ये बात दिमाग में बैठा लेंगे। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर, जैसे मानिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा शो दैट 1/n इज कॉची सीक्वेंस, ये आपको दिखाना है कि 1/n जो होगा वो कॉची सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, लेट यहाँ पे जो an है, an बराबर क्या है 1/n। ठीक है, ये होना चाहिए। तो हमें पता है अगर कॉची सीक्वेंस है तो मॉड an माइनस am करें हम, तो मैंने किया, तो ये होगा मॉड 1/n माइनस 1/m। ठीक, यहाँ से आ जाएगा ये कितना mn, और ये आ जाएगा कितना m माइनस n आएगा। हाँ सर, मॉड में है तो मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो होगा n माइनस m ले सकते हो। हाँ सर, और होगा mn। ठीक, यहाँ से आ जाएगा कितना, अगर इसको तोड़ो तो 1/m माइनस 1/n, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे जो है सारे के सारे n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू m है। अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू m है तो 1/n जो होगा वो लेस देन होगा 1/m से। क्लियर है? हाँ सर, ये तो पता है। यानी 1/m जो है से छोटा कुछ है, कौन कौन छोटा है, an माइनस am, भाई है कि नहीं? हाँ सर है, ये कई बार बता ही दिया गया आपको। तो इसका मतलब हुआ है कि मॉड an माइनस am जो होगा वो छोटा होगा किससे, किससे छोटा होगा 1/m से। बोलो भैया, होगा कि नहीं? मॉड an माइनस am इज लेस देन 1/m। क्लियर है भाई? 1/m क्या है, बड़ा है, और बड़े में से आप छोटा घटा रहे हैं, तो भाई जब बड़े में से छोटा घटा रहे हैं तो कुछ और कम आएगा, यानी इसका तो मतलब यही क्लियर है कि 1/m से तो ये छोटा होगा। हाँ सर छोटा होगा, तो बस आपको एप्सिलॉन मिल गया। तो ले लो लेट, हाँ क्या ले लो कि एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू 1/m। ठीक है, या 1 इज लेस देन एप्सिलॉन, ये ले लो तो ज़्यादा सही है। तो मैंने इसको ले लिया लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ क्या कि 1/m इज लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज m इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। तो हमें m मिल गया, कौन से m मिले, जो बड़े होंगे किससे, 1/एप्सिलॉन से, जिसके लिए क्या होगा मॉड an माइनस am जो होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो जैसे ही लेस देन एप्सिलॉन आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉची सीक्वेंस होगा। बात समझ में आई? ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। ठीक, कैसे करते हैं, बहुत आसान है। ठीक, तो हमें क्या मिल गया, m मिल गया। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई। और m देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो बस ऐसे कर लेंगे। चलो आगे बढ़े। हाँ सर, अब इसको नोट करके लिख लो कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। अगर कोई कॉची सीक्वेंस है तो हमेशा क्या होगा, बाउंडेड होगा। कन्वर्ज इसका ट्रू नहीं होगा। ठीक है, कोई अगर बाउंडेड तो जरूरी नहीं है वो कॉची सीक्वेंस हो। चलो आगे बढ़े। इसे हम लोग कहते हैं कॉची प्रिंसिपल, कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरम का नाम है कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, लिख लेना, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक, और ये कहता क्या है, देखो ध्यान से, करा सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अगर कोई सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट होगा, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कॉची सीक्वेंस। कोई सीक्वेंस, ध्यान से इसको दिमाग में बैठा ले, कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इसका मतलब है कि वो कॉची सीक्वेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉची सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, कॉची सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? तो कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट कभी होगा जब वो क्या होगा, कॉची सीक्वेंस होगा। चलिए आगे बढ़े। यस सर, अब देखिए ध्यान से, करा सो दैट दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे कि ये कन्वर्जेंट नहीं है। चलो, तो अगर ये कन्वर्जेंट नहीं है तो मैं यहाँ पे जो लगाऊंगा वो अप्लाई करूंगा क्या, कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। यानी मैं इसको दिखा दूंगा कि कॉची सीक्वेंस नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, कन्वर्जेंट नहीं होगा। कैसे दिखाएंगे, चलो देखो। तो मैंने, हमारे पास ए एन दिया है, और ए एन दिया है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस सो ऑन 1/n। अगर मैं a2n लिखूं, ध्यान से देखो a2n तो होगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस सो ऑन 1/n तो आएगा, बट आगे बढ़ेगा फिर 1/n प्लस 1। ठीक है, प्लस n प्लस 2, और कहाँ तक जाएगा बच्चे, ये जाएगा कहाँ तक, 1/2n तक, यानी 1/n तक। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा ध्यान से देखो, आपने किया मॉड a2n माइनस an, यही होता है भाई। ठीक है,
ए एन माइनस ए एम, जहाँ पर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम होता है, तो यहाँ पे क्या है, 2n ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, ये बात याद रखें। जरा घटाओ, जब घटाओगे तो आएगा 1/n+1 प्लस n+2, फिर है प्लस सो ऑन, ये आएगा 1/2n आएगा, हाँ सर आएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ मैंने क्या मॉड a2n माइनस ए एन, ये सारी चीजें बता दी गई। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, अगर इसको छोटा दिखाना था तो छोटा दिखाते, बट एक कन्वर्जेंट नहीं है तो हम करेंगे क्या कि इसको इससे और छोटा नंबर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, याद करिए, अगर लेस देन दिखाना तो इससे बड़ा करते थे। ठीक है, बड़ा करते थे। बात समझ में आएगा, नहीं समझ में आया? हाँ से समझ में आया। तो अब क्या करेंगे, मैं छोटा करूंगा और देखता हूँ कि तब क्या होता है। तो मैंने क्या किया, छोटा करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर इससे बड़ा टर्म रखना पड़ेगा n+1 से, तो मैं हर जगह 2n रख दिया। याद करो भाई सैंडविच थ्योरम, तो 1/2n और प्लस सो ऑन, कहाँ तक 1/2n। ये 2n कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, तो ये होगा, सॉरी बड़ा करना था मैं, ठीक साइन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इससे छोटा मैं कर रहा हूँ, क्लियर है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से आया क्या, a2n माइनस ए एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना, n इंटू 1/2n, दैट इज n से n कटेगा तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2। पास समझ में आया? तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास कि a2n माइनस ए एन, ठीक है, ये क्या क्या किससे बड़ा आया, बराबर आया 1/2 से। अगर मानो मैंने ले लिया नाउ, अगर मैंने चूज कर लिया, वी चूज एप्सिलॉन बराबर 1/2, अगर मैं एप्सिलॉन बाई 1/2 कर लिया तो हमारे पास वी हैव नो एम, ठीक है, जिसके लिए फॉर नो एम सच दैट जिसके लिए हमें क्या हो, a2n माइनस ए एन जो होगा वो क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाए। क्यों, सॉरी 1/2 हो जाए। अगर मैंने एप्सिलॉन बराबर 1/2 ले, भाई कोई एम नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि a2n माइनस ए एन हमेशा बड़ा है किससे, 1/2 में से, 1/2 से हमेशा बड़ा या बराबर होगा। देयरफॉर क्या हुआ कि हमारा जो a2n है माइनस ए एन है, ये क्या है, नहीं है लेस देन किससे, एप्सिलॉन से। देयरफॉर क्या होगा, जो हमारा सीक्वेंस ए एन होगा, देयरफॉर सीक्वेंस ए एन इज नॉट कॉची सीक्वेंस। ए एन जो होगा वो क्या है बच्चे, कॉची सीक्वेंस नहीं है। अगर ये कॉची सीक्वेंस नहीं है तो सिंपल सी बात है, ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, और कन्वर्जेंट नहीं होगा तो ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो ये क्वेश्चन कई बार, बहुत बार पूछा जाता है छोटे छोटे एग्जामों में, तो इसको दिमाग में बैठा लेंगे कि ये कन्वर्जेंट नहीं है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ा जाए जी सर। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन लेके आया मैंने कि दिखाइए कि नहीं कन्वर्जेंट है, तो फिर वही कॉची लगाना है। तो ए एन बराबर आपको पास दिया है 1 प्लस 1/5 प्लस 1/9, ठीक है, प्लस सो ऑन 1/4n माइनस 3, ठीक ये है। अब देखो ध्यान से, तो ए 2n क्या होगा, अगर मैं 2n की बात करूं तो 1 प्लस 1/5 प्लस 1/9 और प्लस सो ऑन, ठीक है, 1/4n माइनस 3 तो आएगा, ठीक। और कितना बढ़ रहा है, चार चार बढ़ रहा है, एक 4, 5 से 9, 4 टाइम्स बढ़ रहा है, तो यहाँ 4 बढ़ाओगे तो आएगा 4n+1, ठीक है, और फिर होगा 1/4n+2, और कहाँ तक जाएगा, तो ये जा रहा है कहाँ तक, 1 बाई, यहाँ पर 2n रखोगे तो 8n-3, तो 8n-3 तक जा रहा है। क्लियर है? हाँ सर। अब आप कर लो मॉड a2n माइनस ए एन, ये करो, तो ये करोगे तो आएगा कितना, मॉड 1/4n+1 प्लस मॉड 4n+2 n प्लस सो ऑन 1/8n-3, ठीक। अब इसको क्या करना, इससे छोटा एलिमेंट लिखना है, तो भाई क्या करो, सिंपल सी बात है, आप हर जगह 1/8n रख दो, तो मैंने रख दिया 1/8n, हर जगह रख सकता हूँ, ठीक है, ये कई बार बताया गया तो इसको रिपीट नहीं किया जाएगा, ठीक। और कितने टाइम्स है ये भाई साहब, n टाइम है, तो a2n माइनस एन जो होगा वो क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू होगा 8 इंटू 1/8n, n से n कैंसिल, तो यहाँ से क्या आया कि मॉड a2n माइनस ए एन, ठीक है, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8। और अगर आप एप्सिलॉन चूज कर लोगे 1/8, तो सिंपल सी बात है कि हमें कोई m नहीं मिलेगा जिसके लिए क्या हो, a2n माइनस ए एन जो हो वो लेस देन 1/8 हो। बात समझ में आया? हाँ सर।
हमें बात समझ में आ गई। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई थी। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी कॉची सीक्वेंस नहीं है, तो कॉची सीक्वेंस नहीं है तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक, चलो अब आपको कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको चेक करना है कि -1 के पावर n क्या है, कॉची सीक्वेंस है कि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप n स्क्वायर को चेक करो कि कॉची सीक्वेंस है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आप चेक करो 1/n, सॉरी 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 एंड सो ऑन 1/2n-1, इसको दिखाओ कि कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो 3 क्वेश्चन आपके पास है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से आएगा। और जो आपको जितनी भी आपको बातें लिखवाई गई हैं, ठीक है, जितनी भी बातें लिखवाई गई हैं उसको अच्छे से क्या करिए, अच्छे से उसको पढ़िए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, नहीं तो काम हमारा 35 है, काम हमारा 35 है। ठीक है, और सीक्वेंस का हो गया द एंड, सीक्वेंस हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, आप सीक्वेंस के टोटल 5 ही लेक्चर हुए हैं, 5 लेक्चर में से ही आएगा, ये भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको जो भी मेन मेन बातें हैं जो डिग्री ट्रिपल पूछ सकती है वो सारे करा दिए गए हैं। अच्छे से पढ़ लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।